नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं SST HTET के लिए। HTET SST के लिए आज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों मैं एक ऐसा सोर्स लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको जो है इसमें आपको जो NCERT जो है NCERT के जो है बुक जो है किस किताबें जो लगती है आपकी 6 से 8 उन सभी किताबों का सारांश जो है निचोड़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि वो सारी चीज़ें जो एक NCERT की बुक हम पढ़ते हैं और उसका निचोड़ जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने फाइंड आउट करके यहाँ निकाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे साथी भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे पार्ट पूरा पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर निकाला गया, फाइंड आउट करके निकाला गया। तो ये आज जो हम करने जा रहे हैं ये है हमारा कक्षा 6 कक्षा की जो भूगोल की पुस्तक है उसका पहला अध्याय जो है वो आपके सामने है। चलिए, तो पहली बात है तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है सीधा सा कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए यहाँ से ये जो आपके सामने कंटेंट आ रहा है ये कंटेंट आपका NCERT की जो 6 से 8 की बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर है और यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना होती ही नहीं है किसी, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। भारत में 7 तारों के समूह को सप्तऋषि। देखिए ये सप्तऋषि जो है आपका पूछा जाता है कि ये कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये जो है उत्तरी ध्रुव की ओर, ये कहाँ दिखाई देता है, तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर जो है ये 7 ऋषि तारे 7 तारे जो है एक क्रम में है, इसलिए इनको सप्तऋषि कहा जाता है। और इनकी आकृति जो है वो किस प्रकार की, इस तरह की क्वेश्चन मार्क की आकृति इनकी है। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन मार्क की आकृति के अंदर जो है ये तारे हैं और इनको जो है कहाँ कहाँ किस नाम से जानते हैं वो भी आगे हम बात करेंगे। तो ये सप्तऋषि तारे जो है किस दिशा में मिलते हैं देखने को, तो ये उत्तरी दिशा में देखने को मिलते हैं। पौराणिक धारणाओं के अनुसार ये 7 बिंदु ज्ञानी ऋषि हैं जो पृथ्वी को अपने ज्ञान का आलोक प्रदान करते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, भारत के ही अन्य इलाकों में इन 7 तारों से 4 दो तारे हैं एक चतुर्भुज बनाते हैं, है ना, इस तरह से एक चतुर्भुज बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, चारपाई कहते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूनान में इन तारों के समूह को डिपर या स्मॉल बियर कहते हैं। डिपर या स्मॉल बियर कहते हैं। प्रश्न बनता है यूनान में सप्तऋषि को क्या कहते हैं, तो डिपर या स्मॉल बियर कहते हैं। या फिर ये प्रश्न आ सकता है कि स्मॉल बियर जो है वो किस देश में कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, स्मॉल बियर का संबंध किससे है, तो इनका जो है सप्तऋषि तारामंडल के साथ इनका संबंध है। आगे देखिए, और इसमें आगे क्या है, ब्रिटेन में इन तारों के समूह को खेत जोतने का हल कहते हैं। देखिए ये जो है इस तरह की आकृति का ये बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, ये कथन जो है ना कि तारों के समूह को खेत जोतने का हल कहाँ कहते हैं, तो ब्रिटेन में कहते हैं, है ना। फ्रांस में इन तारों को क्या कहते हैं, हत्थे वाली डेगजी कहते हैं। तो ये अलग अलग इनके जो क्षेत्रीय नाम हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए ये आगे देखिए चीनी मान्यताओं के अनुसार ये 7 रथ हैं और उसमें सवार आसमान के बादशाह समस्त आकाश का विचरण कर रहे हैं। यानी कि इनको एक साथ 7 रथ किसको बताए गए, कहाँ बताए गए, तो ये चीन के अंदर चीनी मान्यताओं के अनुसार बताया गया है। अब देखिए सप्तऋषि की बात चल रही है। सप्तऋषि का विश्व के लोक जीवन में आदिकाल से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि में लोग, देखिए ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, दिशा का निर्धारण करने में लोग जो है इन तारों की सहायता से जो है दिशा का निर्धारण करते हैं। कहीं मान लीजिए समुद्र के अंदर आप यात्रा कर रहे हैं, आपके पास वो यंत्र नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे जो है रात के समय कहीं रेगिस्तान में फंस गए, तो उस हिसाब से आप दिशा का जो निर्धारण करते हैं वो जो है आदिकाल से, अब तो सारे यंत्र हैं लेकिन प्राचीन समय में जब यंत्र नहीं हुआ करते थे तो उस समय जो है इन तारों की दिशा के आधार पर जो है वो दिशा का निर्धारण किया जाता था, क्योंकि ये सुदूर उत्तर दिशा में ये होते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर ध्रुव पर स्थित तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता था, इसलिए इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा कौन सा है, जो उत्तर दिशा में, सुदूर उत्तर दिशा में स्थित है, ये उत्तर दिशा में, सुदूर उत्तर दिशा में स्थित है ये, तो ये ध्रुव पर होने के कारण जो इसको क्या, ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गगन में फैले तारे
गगन में फैले तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि जिनमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा शामिल है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड कितने कौन से होते हैं? जो आकाश में जो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई देती हैं वो सारे के सारे क्या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे विशाल और अति गर्म प्रज्वलित गैसीय पिंड। देखिए तारे क्या होते हैं, तो तारे के बारे में जैसे 3-4 कथन आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो तारे के बारे में सही यह है कि ये गैसीय पिंड होते हैं। कैसे पिंड होते हैं? ठोस नहीं बल्कि क्या है, गैसीय पिंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का मिश्रण होता है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसें हल्की गैसें होती हैं और इन गैसों के मिश्रण से ये बने होते हैं और ये प्रबल ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं। विकिरण करने का अर्थ क्या है? ये छोड़ते रहते हैं, बिल्कुल जो है ऊष्मा जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा जो है वो छोड़ते रहते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का जो एक विशेष स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, है ना। इसी प्रकार जो सूर्य भी क्या एक तारा है और ये तारे क्या करते हैं? ये गैसीय पिंड होते हैं और ये हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसों के बने होते हैं और ये निरंतर क्या ऊष्मा और ऊर्जा को विकिरित करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य की जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ये यहाँ पर है ना, सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है और दूसरे तारे हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश हमें कम दिखाई देता है, यानी कि वो हमारे से बहुत दूर है और सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण जो वो हमें दिखाई नहीं देते। सभी ग्रह और उपग्रह केवल सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। देखिए ग्रह जो होते हैं और जो उपग्रह होते हैं इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ग्रह और उपग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए क्या है ये हमेशा सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। खुद का प्रकाश नहीं होता, जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो ये चमकते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। देखिए यहाँ पर आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है? ये खगोलीय पिंडों का, यानी दो खगोलीय पिंडों या दो से अधिक खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी होती है ना, उसको किलोमीटर में या मीटर में नहीं मापा जाता, उनको क्या है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश की गति के हिसाब से कि वहां तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है उसके आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर जो है उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला है, एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख प्रति सेकंड की गति से जितनी दूर तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये जो आंकड़ा है 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर का होगा। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला आता है आपका, अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, अर्थात अंतरिक्ष कितना बड़ा है इसका कोई माप नहीं है, इसका ना तो कोई आदि है और ना ही इसका अंत है, और इसी अंतरिक्ष के अंदर हमारा एक जो है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष के अंदर ही है। अंतरिक्ष बहुत व्याप्त है, इसकी कोई सीमा अब तक ना तो कोई लांघ पाया है ना इसको कोई कैलकुलेट कर पाया, अर्थात ये अनंत है ना। तो इस प्रकार के ये प्रश्न कहाँ आते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके कथनों में, जहां कथन पूछे जाते हैं वहां पर आते हैं। अंतरिक्ष की असीम फैलाव में खगोलीय पिंडों के अनगिनत समूह हैं। देखिए खगोलीय पिंड हैं वो समूहों में है। देखिए जैसे हमारा एक सौरमंडल है ना, सौरमंडल है, इसमें सौरमंडल में क्या है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने हैं वो क्या है सौरमंडल में है। इसी प्रकार अलग अलग जो तारों के मंडल हैं वो बने हुए हैं, तो वो क्या है अनेक है, अनगिनत, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। अगला है, तारों के अवशेषों, तारों के बीच गैसों एवं धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा रहता है उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। देखिए आकाशगंगा की परिभाषा क्या है कि जो तारे, विभिन्न तारे होते हैं उनके बीच के अंदर कुछ ऐसे गैसीय या धूल वाले ऐसे जो कण हैं या जो चट्टाने हैं और वो उनमें गुरुत्वाकर्षण है और उसके बीच में उन तारों के बीच में जो स्थित है तो उनसे क्या है, उनसे मिलकर के क्या बनती है, उनको सबको मिला करके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, और सूर्य भी क्या है? आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा सूर्य का भाग नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य आकाशगंगा का एक भाग है। इस तरह का कथन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना कि कई बार दोनों ही कथन आ जाते हैं। तो क्या है कि आकाशगंगा बड़ी है और आकाशगंगा में कई जो है वो तारे हो सकते हैं, अनेकों तारे उसमें हो सकते हैं और इनसे मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, उसको हम कहते हैं। आकाशगंगाओं के
समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जब कई आकाश गंगाएं मिल जाती है और उनका समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में जो है वो क्या है, जैसे हमारा ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य जो मुख्य है ना, इसी प्रकार से। अगला आपका पॉइंट है गैसों धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, बिग बैंग है। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसका जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो उत्पत्ति मानी जाती है सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा मान्यता इसकी है। अगली बात आती है यहाँ, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये बात बता रहा है आपको बिग बैंग है क्या। कहते हैं कि इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये सिद्धांत में क्या, ये सिद्धांत कहता है कि आज से 13.7 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। और उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, ऐसा जो है ये सिद्धांत जो है कहता है। यानी कि बिग बैंग कहता है कि जो ये खगोल ब्रह्मांड आदि है इनकी जो है एक उत्पत्ति एक विस्फोट के साथ हुई है। अब देखिए अगला पॉइंट है, हमारी पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है वो सूर्य है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो वो सूर्य है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ ऐसे क्वेश्चन में आकर होती है जहाँ पर आपको चुनना होता है कि पहला भी सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे सही हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। इस तरह के जो ऑप्शन जहाँ आते हैं वहाँ पर इस तरह के कथन आते हैं और वो कथन होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो ऐसे में हमें जो है बारीकी से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है और आजकल इन क्वेश्चनों का ट्रेंड है जिसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन उत्तर हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है, सबसे निकटतम तारा है सूर्य, जो पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये भी पूछ लेते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है जो पृथ्वी से। अन्य तारों की रोशनी व चमक भी सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं और जो है सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देते। तो ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो ताकि दूसरे साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। NCERT पैटर्न पर ये बुक आधारित है। पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होता है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पुच्छल तारों की रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से होती है। पुच्छल तारे एक निश्चित अवधि के बाद सूर्य के पास से गुजरते हैं और सर्वाधिक पुच्छल तारा जो है, क्या सर्वाधिक पुच्छ तारा हेली है, जो कि प्रतिवर्ष 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये देखिए, ये पूछा जाता है कि ये जो हेली तारा है, हेली ये एक क्या है, हेली क्या है, तो आपको बताना होगा ये एक पुच्छल तारा है। क्या है, ये एक पुच्छल तारा है। ये लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, ये प्रश्न आ सकता है, तो 1986 में दिखाई दिया था। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा, तो आपको 2062 में दिखाई देगा। ये सूर्य के पास से गुजरता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आंकड़े जो होते हैं वो पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला देखिए, अगला है ब्रह्मांड। असंख्य आकाश गंगाओं का समूह होता है, यानी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं बहुत सारी होती हैं। एक आकाश गंगा का हिस्सा हमारा सौरमंडल भी है। सौरमंडल भी क्या एक आकाश गंगा का हिस्सा है ना। और इस प्रकार की अनेकों आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ऐसे अनेकों जो है आकाश गंगाओं को मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। अरे भाई क्या बात है, क्यों कर रहा है ऐसे, ये लीजिए। अब देखिए, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, ये बात पढ़ चुके हैं। खगोलीय पिंड आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ये बात पढ़ चुके हैं। और उपग्रह क्या होता है, उपग्रह होता है जो एक ग्रह का चक्कर लगाते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारे बिल्कुल सौरमंडल के सेंटर में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है हमारे ग्रह जो हैं वो चारों ओर इसके चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न रास्तों के माध्यम से, ठीक। लेकिन उपग्रह क्या होते हैं, जो और किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। इनका जिक्र आगे हम करेंगे। हेली क्या है, हेली एक पुच्छल तारा है। हेली क्या है, एक पुच्छल तारा है। ध्रुव तारे की दिशा कौन सी है, तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को निर्धारित करता है, यानी उत्तर दिशा में सुदूर उत्तर में ये दिखाई देता है।
तो ये पहला पार्ट जो हमारा था छठी क्लास का भूगोल का पहला पार्ट पूरा हो चुका है। इसके अंदर ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आई थी जो कि हमने यहां से निकाली हैं। अगला देखिए, दूसरा आता हमारा सौरमंडल। दूसरा अध्याय क्या है? सौरमंडल। सूर्य और उसका चक्कर लगाते 8 ग्रह और ग्रहों के चारों ओर लगा घूमते हुए उपग्रह अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना। अब देखिए सौर परिवार में शामिल कौन है? एक तो क्या सूर्य, सूर्य के चारों ओर लगाते 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं जो, और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र तारे हैं, ध्रुव जो क्षुद्र तारे हैं, उल्का पिंड है, वो सारे के सारे जो इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वो सारा क्या कहलाता है? सौर परिवार कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अब देखिए सौरमंडल का मुखिया, ये तो हम छठी क्लास से पढ़ते हैं। सौरमंडल का मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये कथन आते हैं कई बार, ऐसे कथन में पूछ लिया जाता है कि जो सौरमंडल सूर्य है वो सौरमंडल के किस भाग में, उत्तर भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है, उत्तरी छोर पर स्थित है, पूर्वी छोर पर स्थित है, ऐसे पूछ लेते। तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल केंद्र में है और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं उनका एक निश्चित रास्ता है, एक निश्चित पथ है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस ग्रह की कक्षा कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? कक्षा। तो 8 ग्रह, पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, एक 9वां ग्रह हुआ करता था प्लूटो। लेकिन प्लूटो का क्या सिस्टम था? प्लूटो का जो रास्ता था ना, वो खुद का सारा रास्ता नहीं था, वो दूसरे ग्रहों की कक्षा में दूसरे ग्रहों के जो रास्ता था, इस प्रकार से मान लीजिए ये इस प्रकार से ये जो है दूसरे रास्ते को जो है वो काटता था। इसलिए उसको क्या है? ग्रहों की श्रेणी से 2003 में जो बाहर कर दिया गया था। 2003 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और इसको किस में रखा गया था? क्षुद्र ग्रह में। क्यों? क्योंकि इसकी एक निश्चित कक्षा नहीं थी, वो कक्षा जो है दूसरे के रास्ते में आती थी, यानी दूसरे ग्रह, यानी कि आपका जो इससे पहले वरुण जो ग्रह होता है, वरुण जो होता है, वरुण की कक्षा को ये काटता था, इसलिए प्लूटो को जो क्या है? इसको बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर हमारे सौरमंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। देखिए अनुमानित आयु कितनी है? ये प्रश्न ये ऐसा आ सकता है, कथन में आता है इस प्रकार का कि सौरमंडल की अनुमानित आयु 450 करोड़ वर्ष है, 460 करोड़ वर्ष है, 480 करोड़ वर्ष है। इस तरह के आंकड़े जी बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां क्या करेंगे? तो ये आंकड़ा आपको रखना, याद रखना जरूरी है कि ये 460 करोड़ वर्ष जो है जरूरी है। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वीडियो ना केवल एचटेट के लिए, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है वो जो समस्याओं का सामना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताबें हैं और आप जिस भी कंपटीशन में जाओगे, एचएसएससी में जाओगे, एसएससी में जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी बड़ी परीक्षा, यहाँ तक कि आईएएस की जो परीक्षा के लिए बैठते हैं बच्चे, जो प्रतिभागी होते हैं, वो क्या करते हैं? पहले एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करते हैं। और ये एनसीईआरटी जो है जरूरी होता है हर एक भर्ती के लिए, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। देखिए आकाशगंगा, ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं और आकाशगंगा में अनेकों तारे, है ना। देखिए एक आकाशगंगा जिसके अंदर क्या है? 100 अरब तारे में से एक हमारा कौन है? सूर्य। सूर्य जैसे 1 अरब तारे तो कहते हैं हमारी आकाशगंगा में, ऐसा अनुमान है। सूर्य जैसे 1 अरब तारे तो हमारी आकाशगंगा के लिए आकाशगंगा में है, जिसको हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हमारी जो आकाशगंगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं दुग्ध मेखला के नाम से, या मिल्की वे, अंग्रेजी में जो है मिल्की वे के नाम से इसको हम जानते हैं। सूर्य गर्म गैसों का एक विशाल पिंड है, ये गैसीय अवस्था में है। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। देखिए अब ये पूछ लेता है कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो विद्यमान गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम। और ये दोनों ही गैसें क्या है? दोनों गैसें हल्की होती हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सभी ग्रहों को आपस में बांधे हुए रखता है। और सौरमंडल के लिए सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा, सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, जितने उपग्रह, सबके लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अगला देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये बात पहले आ चुकी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड, कई कई जगह ये मिलता है 8 मिनट और
19.5 सेकंड यानी 20 सेकंड मानते हैं। थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये जो है थोड़ा सा ये हो गया। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय यानी 19.5 के लगभग का समय लगता है। तो इसको आप जो है इसको 2 कर लें, ठीक है। 8 मिनट 20 जो है सेकंड का समय पृथ्वी के प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में लगता है। हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सिंपल सी बात है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। यूनानी भाषा में इनका नाम रखा है प्लेनेट। ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ग्रहों को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, प्लेनेट ही कहते हैं, है ना, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला। ये भी यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्लेनेट का अर्थ क्या है? ग्रहों को प्लेनेट कहते हैं, ग्रहों को यूनानी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है, लेकिन प्लेनेट का अर्थ क्या है? तो प्लेनेट का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला या घुमक्कड़। तो ये सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए इनको प्लेनेट कहा गया है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये बात सिंपल सी है, हमने कई बार डिस्कस कर ली है। अब देखिए यहां से आया दूरी। देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह है, सबसे नजदीक कौन सा है, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, वो ये है। सबसे पहले बुध, बु शुप्री मम्बरीश, बु शुप्री मम्बरीश, ठीक है। और ए व से द तो आप जानते हैं, ए और व, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी। सबसे नजदीक कौन है? बुध। दूसरे नंबर पर कौन है? शुक्र। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। आप इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं। केवल आपको याद रखना है एक बुध, बुध सबसे नजदीक है। बुध के बाद में बृहस्पति आता है, बृहस्पति को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, फिर कौन आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद में शनि आता है, तो शनि को छोड़ दीजिए, रवि। अब रवि तो खुद सूर्य हो गया, तो रवि जो है उसकी जगह हम रख लेते हैं पृथ्वी को। अच्छा, पृथ्वी को रखा रवि की जगह। आगे सोम आता है, सोम की छोड़ दो, मंगल ले लो, ठीक है। मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध को छोड़ दो, फिर बृहस्पति को ले लो, है ना। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र को छोड़ दो, शनिवार को, शनि को ले लो, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। यानी पहला जो है वो बुध, फिर एक छोड़ दो बृहस्पति छोड़कर शुक्र, फिर शनिवार छोड़कर शनि को छोड़कर रवि, और रवि की जगह हमने करना है पृथ्वी, क्योंकि रवि तो सूर्य खुद होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी को रवि की जगह रखा, तो रवि के बाद में सोम आता है, सोम को छोड़ दो मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, मंगल के बाद बुध आता है, बुध को छोड़ दो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शुक्र आता है, शुक्र को छोड़ दो शनि। तो इस प्रकार आपका क्रम रहेगा। और एवं जो आपके अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। तो ये जो है आपके, ये आपके हो जाएंगे लास्ट में सबसे अंतिम वाले, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनका क्रम याद रख सकते हैं। और ये क्रम जो है आपका पेपर में पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सही क्रम कौन सा है, कभी कौन सा कभी कौन सा, ये दे दिया आपस में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। भू शुप्री मम्बरीश एव, आप इस तरह याद रख सकते हैं। या फिर बुध बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र शनि छोड़कर रवि, रवि की जगह पृथ्वी, फिर सोम छोड़कर मंगल, मंगल छोड़कर बुध छोड़कर बृहस्पति, फिर आगे शुक्र छोड़कर शनि, एक एक छोड़ करके ऐसे, ठीक है। सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक ग्रह कौन है? ग्रह पहला जो है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी व मंगल। इनको मंगल तक जितने हैं इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। ये प्रश्न कई बार पूछा गया स्टेट में भी, विभिन्न परीक्षाओं में, कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से, धरातलीय ग्रह कौन से। तो आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह इनको कहते हैं। आंतरिक ग्रह ही धरातलीय ग्रह है। तो पहले चार जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चार जो हैं वो क्या है? वो धरातलीय ग्रह है। ये छोटे एवं अधिक घनत्व वाले, यानी अधिक घनत्व का अर्थ क्या है? इनका भार जो है ना वो ज्यादा है। ये छोटे भी हैं, इनका भार जाता है, और ये चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोनों पिछले, ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंतरिक ग्रह, और बाकी जो बच गए इसके बाद वाले उनको बाह्य ग्रह उनको कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 इनका समय रहा है, ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। भाई बताया तो हमारे आर्यभट्ट ने भी था, लेकिन उनकी किसी ने मानी नहीं। उन्होंने कहा था पृथ्वी के जो गोल है और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, ये सारी बातें कही थी, लेकिन ऑथेंटिक रूप से इनको स्वीकार करते हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। ये सबसे पहले किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस में। भैया पेपर में तो यही आएगा, यही पूछा जाएगा और यही मान्य होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में ये दिया गया है।
तो इनका समय पूछ लेते हैं कोपरनिकस का, तो ये 1473 से 1543, और इन्होंने क्या बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, यानी सूर्य बीच में है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अंग्रेजों ने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। कब? जो ये जो है 1473 से 1543 के बीच में इनका समय रहा तब। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है, पृथ्वी के मापन से पता चलता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है, चपटी है। पृथ्वी जो है ना, दोनों ध्रुव जो है वहां पर जो है ना कुछ इस तरीके से है ना, बाकी तो गोल है, लेकिन जो कहते हैं ये इस तरीके से जो है वो है, यानी कि दोनों ध्रुव जो है वहां थोड़ी सी चपटी है। और विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा जो बिल्कुल बीच में से गुजरती है, इस रेखा पर कुछ उभरी हुई है, यानी बीच से थोड़ी अंडाकार आप ये कह सकते हैं। सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन विकसित है, ऐसा अब तक मानने में आया, समझने में आया, जब तक जो है कि एकमात्र पृथ्वी ही है, और इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? जीवंत ग्रह। यह प्रश्न भी बनता है कि जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह गर्म है तथा दूर जो है ठंडे होते हैं। जो सबसे निकट होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, जो जितना दूर है उतना ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि उस तक उष्मा पहुंचेगी नहीं। तो सूर्य का जो बुध है वो सबसे गर्म भी है। और देखिए एक चीज़ और आता है बुध के बारे में, क्या है कि सबसे दैनिक तापांतर, प्रश्न आता आपका कि दैनिक तापांतर जो है वो ज़्यादा कहाँ है, यानी कि दिन के और रात के समय में सबसे अधिक जो तापमान है वो कहाँ का है, अंतर कहाँ का है तापमान में, तो वो आपका बुध ग्रह का है। 600 से अधिक डिग्री सेल्सियस का जो है उसमें लगभग 638 मेरे ख्याल में होना चाहिए, मुझे पूरा से याद नहीं आ रहा, 638 डिग्री या 600 से अधिक जो है डिग्री सेल्सियस तापमान में दिन और रात में वहाँ फर्क होता है। दिन बहुत गर्म होते हैं बुध पर और रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। अगला देखिए, पृथ्वी व सूर्य की दूरी जीवन के लिए अनुकूल है, अर्थात न तो बुध और शुक्र की भांति अत्यधिक गर्म है और न ही अरुण और वरुण की भांति अत्यधिक ठंडी, यानी पृथ्वी जो है वो जीवन के लिए सामान्य जो है वो तापमान है, ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, कि पृथ्वी का औसत तापमान जो कितना है 15 सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श है। और यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यह तापमान जो है वायुमंडल के कारण जो है, वायुमंडल का जो आवरण बना हुआ है ना पृथ्वी के ऊपर, उसके कारण जो है ये मेंटेन रहता है। ये भी पूछ ले कि ये किस कारण बना हुआ है या अपने आप में रहता कैसे है, तो ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर बने हुए आवरण, वायुमंडल का जो आवरण बना उसके कारण जो है ये सुरक्षित है। अगला है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। जिसके ऊपर हम रहते हैं सबसे ऊपर वाली परत है, इसको स्थल मंडल या भूमंडल कहा जाता है। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है। देखिए मिट्टी होती है सबसे ऊपर, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। स्थल मंडल से विभिन्न प्रकार के खनिज भी मिलते हैं, सही बात है। तो आपसे पूछा जाए कहाँ मिलते हैं खनिज, तो स्थल मंडल में भी मिलते हैं, है ना। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का मिश्रण है उस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्या बताया है, यहाँ पर बताया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये गैसें, इनकी क्रम बताया है। इस क्रम के हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 78% के आसपास जो है पाया जाता है। लगभग 21% के आसपास यानी 20 पॉइंट समथिंग जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और 0.03 जो है ये आपका ऑर्गन पाया जाता है, और 0.0003 जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इन गैसों का ये जो रेशो है ये पेपर के अंदर पूछ लेता है सही क्या है, खासकर ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले में ये पूछ लेता है कि इनकी मात्रा कितनी है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन होती है पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है ना, पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक गैस होती है नाइट्रोजन। दूसरा देखिए कैसे इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन गैस का पौधों में, यूरिया के तौर पर। यूरिया क्या है? पौधों की जड़ों में जाता है और वहां से क्या है वो उसको जो है पौधे को बढ़ने में सहायता देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो गैस है एक, और ये गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है ये। ठीक है, ये पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? दूसरा ये जो है हमारे भोजन जो होता है ये अक्रिय गैस कहलाती है। नाइट्रोजन होती है ना, ये गैस कहलाती है अक्रिय गैस, यानी कि ये जो है
वायु के साथ दूसरे कणों के साथ जो है क्रिया नहीं करने देती आसानी से। इसलिए जो बंद पैकेट आता है, भोजन आता है, जैसे कुरकुरे चिप्स के पैकेट आते हैं या फिर दूसरा जो भी बंद भोजन आता है पैकेट में, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, तो वो इसलिए लंबे समय तक खराब नहीं होता। तीसरा, नाइट्रोजन का क्या बेनिफिट है? अगर नाइट्रोजन इस वायुमंडल में नहीं होती तो फिर आग को बुझाना मुमकिन नहीं हो पाता। अगर आग लग जाती हो, आग को बुझाना मुमकिन नहीं होता अगर नाइट्रोजन गैस यहाँ नहीं होती। तो ये 3 कारण हैं। एक, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है नाइट्रोजन, दूसरी एक बंद पैकेट खाना जो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, और तीसरा आग को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है आग को जलने के लिए, और आग को नियंत्रित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे जीवनदायिनी गैस है, ये जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों में पौधे जो इससे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ये काम पौधों का है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जिससे हम सभी श्वसन क्रिया करते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है। पृथ्वी जो कुल है उसका कितना, लगभग 71% भाग जो है वो क्या है? वो लगभग जल है। और जल जो जीवन के लिए दूसरी सबसे आवश्यक चीज होती है, पहला हवा और दूसरा जल। तो इस कारण जो है जो 71% भाग है इसको हम क्या कहते हैं? जलमंडल। और जो 29% भाग है इसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादातर हिस्से पर जल है, और जल आसमान से अगर देखेंगे नीला दिखाई देगा, इसलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह। कई बार ना ऑप्शन में ये पाता है पृथ्वी को कहा जाता है हरा ग्रह, तो हरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहीं आप ये सोचें कि जो है वनों के दिखता के वृक्षों के कारण ये हरा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नीला होगा। क्योंकि जो पानी है वो आसमान से क्या है? नीला ही दिखाई देता है, इसलिए जो है पृथ्वी नीला ग्रह। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों और झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का पानी जो है वो क्या होता है? महासागरों का पानी खारा होता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता। वायुमंडल, जलमंडल व स्थलमंडल तीनों सौरमंडल केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों चीजें केवल पृथ्वी पर ही ये संभव है, अन्य किसी ग्रह पर ये फिलहाल तक संभव नहीं हो पाई है। अगला देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों के मिलने के कारण पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैव मंडल की स्थापना हुई। जैव मंडल कौन सा है? देखिए, जैव मंडल में क्या क्या आता है? तो जैव मंडल में जीव, जैव मंडल का अर्थ है जहां जीव निवास करते हैं। जीव वायुमंडल में निवास करते हैं, जलमंडल में निवास करते हैं और स्थलमंडल, तीनों पर ही निवास करते हैं। इसलिए इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल, अर्थात जहां जीव पाए जाते हैं। तो वायु में जीव पाए जाते हैं, जल में जीव पाए जाते हैं और स्थल पर जीव पाए जाते हैं। जैव मंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य रहते हैं। जैव मंडल यानी सारे आ गए। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार जैव मंडल केवल पृथ्वी पर ही स्थित है, अर्थात जीवन पृथ्वी पर संभव है तो जैव मंडल भी पृथ्वी पर ही होगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान चीजें हैं, लेकिन परीक्षा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको मेरे ख्याल में दूसरी बार जो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। देखिए, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह, वो कौन सा है? वो है आपका चंद्रमा। सामान्य भाषा में ग्रह के पास वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, या नॉर्मल ये कह सकते हैं कि जो ग्रह के पास होते हैं वो पिंड क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। और उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक ग्रह जो है चंद्रमा है पृथ्वी का, और जो कृत्रिम जो है वो बहुत सारे हमारे देश के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा इनसेट भी ये बहुत सारे ऐसे छोड़े जा रहे हैं। और हमारी शिक्षा से संबंधित कौन सा उपग्रह है? तो वो है एजुसेट। एजुसेट भी क्या है? एक उपग्रह है जो हमारे शिक्षा तंत्र को नियंत्रित करने के लिए है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है उसके लिए ये स्थापित किया गया। अब आगे देखिए, ग्रहों की भांति उपग्रह में भी अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, यानी उपग्रह भी ग्रह की तरह होते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए उपग्रह ताप और प्रकाश दोनों किससे ग्रहण करते हैं? सूर्य से ही ग्रहण करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम गोलाकार आकाशीय पिंड है, और यही क्या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो जल है और ना ही वायु है। चंद्रमा का धरातल ज्वालामुखियों से बना है। चंद्रमा का धरातल जो बना है किससे बना है? तो ज्वालामुखियों से बना है। और पृथ्वी के धरातल के समान
चंद्रमा का धरातल भी उबड़ खाबड़ है, यानी चंद्रमा का धरातल कैसा है तो वो उबड़ खाबड़ है, जैसे पृथ्वी पर है ऊंचा, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं जो है मैदान है और कहीं नदियां हैं, इस प्रकार से। अब देखिए ये आता है इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी चंद्रमा से कितनी गुना बड़ी है तो 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य से ही तापमान ग्रहण करते हैं, प्रकाश सूर्य से ग्रहण करते हैं। और अगला है आपका, पृथ्वी और चंद्रमा के गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग हमेशा प्रकाशित रहता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक है, तो ये गोल है तो क्या होगा, ये जो इतना भाग है यहाँ तक प्रकाश पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, तो ये भाग प्रकाशित होगा, इधर वाला भाग अंधेरे में होगा। और चंद्रमा और सूर्य दोनों, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के साथ ही ऐसा होता है कि उसका एक भाग प्रकाशित दिखाई देता है, दूसरा भाग जो है वो अंधेरे में रहता है, यानी आधे भाग पर रात और आधे भाग पर दिन होता है। पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो किरणें परावर्तित होती हैं उसे चांदनी कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से किरणें पड़ रही हैं और ये जो है इसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग, यहाँ चंद्रमा के ऊपर ये किरणें पड़ेंगी तो यहाँ से परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर जो प्रकाश फैलाएंगे यानी ये चमकेगा, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशीय भाग माह में केवल एक बार पूर्णिमा को दिखाई देता है, यानी पूर्ण चंद्रमा या पूर्ण प्रकाशित भाग जो है वो पृथ्वी जो है केवल एक दिन जो है पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, बाकी दिन जो है पूरा चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार महीने के एक दिन ऐसा भी आता है जब क्या है, चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी संपूर्ण भाग जो है वो अप्रकाशित रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता, यानी दिखाई नहीं देता, है ना। और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन दिखाई नहीं देता उसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या, अंधेरी रात होती है उस दिन। और सबसे बड़ा चंद्रमा होता है वो कौन सी रात होती है, वो पूर्णिमा की रात होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा हमें दिखाई देने वाला भाग, प्रकाशित भाग जो है वो प्रतिदिन बढ़ता है, यानी अमावस्या से क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, आकार जो चंद्रमा का बढ़ेगा धीरे धीरे करके, और पूर्णिमा के दिन जो है वो आपको पूरा होगा, और पूर्णिमा के दिन से फिर क्या घटना शुरू हो जाएगा, अमावस्या तक जो है बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रतिदिन घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक प्रतिदिन बढ़ता है। बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को, जब चंद्रमा का पखवाड़ा, जो चंद्रमा का भाग जो है वो बढ़ रहा है, प्रकाशित भाग बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जब घट रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। यानी ये शुक्ल पक्ष हमेशा क्या होता है, अमावस्या के बाद शुरू होता है, और कृष्ण पक्ष हमेशा पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा को एक माह में एक बार देखा जाता है, और वो कब देखा जाता है, तो वो देखा जाता है पूर्णिमा के दिन। कब देखा जाता है, पूर्णिमा के दिन। ये देखिए अगला पॉइंट हमारा, दिन में सूर्य की अधिक रोशनी के कारण चंद्रमा को आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य की रोशनी अधिक होती है, इसलिए हमें दिन में जो अच्छे से नहीं देख पाते। चंद्रमा पर दिन में तापमान बहुत अधिक होता है। देखिए दिन में तापमान जो चंद्रमा पर बहुत अधिक होता है, और रात्रि में तापमान बहुत कम होता है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये भी कारण है चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं होने का, कि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है और रात में ठंड ज़्यादा होती है। और अगला हमारा पॉइंट आता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन यानी 27.1/2 दिन अगर परीक्षा में आता है तो भी आपका सही होता है। लगभग 27.5 दिन या 27 दिन, दोनों में से एक आएगा। तो अगर 27.5 आया तो 27.5 करेंगे, अन्यथा आप जो है 27 दिन करेंगे। 27 दिन में अपना जो है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी लगभग समय लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास जो है वो अंतिम चरण में है। 2 चैप्टर आज हम करेंगे भूगोल के, छठी कक्षा के। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित सूर्य की परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहाँ है, ये मंगल और बृहस्पति। ये प्रश्न बहुत बार आया है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है, इनके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पिंड हैं, और उन पिंडों को क्या कहते हैं, उनको ठीक, तो उन पिंडों को हम क्या कहते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहा जाता है। जो किस प्रश्न ये आया था कि मंगल और कौन से ग्रहों के बीच, कौन से 2 ग्रहों के बीच सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह ऐसे हैं, इनके बीच बहुत सारे छोटे छोटे यानी असंख्य पिंड पाए जाते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में घूम रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह
कहते हैं या अवांतर ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह का प्रयोग ना करके अवांतर ग्रह का प्रयोग आ सकता है, अवांतर ग्रह, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्षुद्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के निर्माण के बाद शेष रहे मलबे से हुआ होगा ऐसा माना जाता है, और इन क्षुद्र ग्रहों को बोना ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 80,000 क्षुद्र ग्रह है, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सेरस है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये शेरस जो है, शेरस कह सकते हैं, शेरेस कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह है। उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं। उल्काएं क्या है? धूमकेतु या जो क्षुद्र ग्रह उनके टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं, और रास्ते में जो वायुमंडल में एंटर करते हैं तो वायुमंडल के साथ घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कई बार रात को हम देखते हैं इस तरह की एक रेखा सी जाती है और वो कुछ समय में गायब हो जाती है, अर्थात कि जो उल्काएं हैं वो धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों के कोई टुकड़े टूटे हुए हैं चट्टानों के, और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वाले उसमें गुरुत्वाकर्षण में आ गए, और जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है वायुमंडल के साथ, और वो क्या हो जाते हैं? वो जलने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वो क्या है? रास्ते में नष्ट हो जाते हैं जलकर। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कब से? 2003 से। 2003 में प्राग सम्मेलन हुआ था, उस प्राग सम्मेलन के बाद से जो है प्लूटो को बाहर कर दिया, और प्लूटो को बाहर करने के बाद में तो फिर पीछे रह गए हमारे 8 ग्रह, और जीवित ग्रह केवल पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटाफट से हम जो है एनसीईआरटी का सिलेबस करने जा रहे हैं, ये एस्टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।